वेलकम बैक व्यूअर्स। सबसे पहले ब्रेक के बाद मैं पालीवाल जी आपके पास आना चाहूँगा। बड़ा एक अहम मुद्दा जो शर्मा जी ने भी बीच में उठाया था कि किस तरह से हर सरकार ने क्या किया कि पब्लिक को प्लीज़ करने के लिए फ्रेट का लेवल बढ़ाते गए, रेट्स अक्सर बढ़ते गए। माना तकरीबन 70% रेवेन्यू रेलवेज़ का फ्रेट सेक्शन से आता है, लेकिन पैसेंजर्स को इतना सब्सिडी देना, क्योंकि ये कोई एसेंशियल गुड्स तो है नहीं कि आप इसको एक लिमिट तक से ऊपर जाकर के सब्सिडी दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मैं सीधे तरह से वोट बैंक के अलावा और कुछ नहीं देखता पॉलिटिशियंस और रेलवे मिनिस्टर्स की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी आर्टिफिशियली सस्ता रखा गया कहीं ना कहीं रेलवे के किरायों को, और बोझ पड़ता गया आपके फ्रेट चार्जेस के ऊपर, जिससे क्या होता है कि मैं हैरान हूं आंकड़े देखकर कि 1950 में जो फ्रेट शेयर था वो तकरीबन रेलवे के 90% था देश में जितना भी फ्रेट शेयर था, और आज वो घटकर मात्र 30% रह गया। किसी रेलवे बोर्ड के सीनियर मेंबर ने खुद कहा था कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, और सबसे बड़े जो इन्होंने क्लाइंट्स खोए हैं वो ऑयल कंपनीज खोई हैं, वो भी स्टेट पब्लिक ओन्ड कंपनीज हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको इतना महंगा पड़ता है ट्रेन से और रेलवे वैगन से अपने ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करना कि अल्टीमेटली उन्होंने पाइपलाइन का डिसीजन लिया। वो साफ तौर पर कहते हैं कि ऐसे क्लाइंट्स को हमसे दूर जाना में टाइम लगता है, बिकॉज टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर देम टू एस्टैब्लिश देयर पाइपलाइंस, लेकिन अगर वो एक बार चले जाते हैं तो कतई कोई उम्मीद नहीं वो वापस भी आएंगे। तो यहाँ एक मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, मोदी जी ने, मैंने वही अभी कहना चाह रहा था कि पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। उन्होंने जो एक विजन बनाया है जी। अभी बात हो रही थी कि कृषि मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और कोयला मंत्रालय, इनको उन्होंने कह दिया कि अपनी पूरे साल की योजना बना के और रेलवे को बता दो इंटरनेट जी। उसके आधार पे जो स्टील प्रोजेक्ट है या पावर प्रोजेक्ट है उनमें कोल सप्लाई सुनिश्चित की जाए जी। तो इस तरह से अगर ये कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, टाइम पे डिलीवर होगा, तो मुझे लगता है कि फिर से वो अच्छे दिन लौटेंगे, सुनिश्चित हो सकती है ना। जैसे मैंने कहा अच्छे दिन कि इसमें सीधे तौर पर इन्होंने 300 किलोमीटर की रेलवे लाइंस हैं छत्तीसगढ़, झारखंड और एक बिहार में। अगर ये रेलवे लाइंस भी टाइम से प्रोजेक्ट्स में अगर इंप्लीमेंट हो जाएं तो 200 से 300 मिलियन टन है यहाँ पर दुग्गल जी, जो एट अ टाइम, मतलब एक तो आपके रेलवे वैगन उसके लिए अवेलेबल ऑफ कोर्स इन टाइम हो ही जाएंगे, लेकिन रेलवे को भी इसमें रेवेन्यू मिलता है कहीं ना कहीं। आपके पावर प्लांट्स हैं वो कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास 1 से या 2 दिन से ज्यादा का कोल स्टॉक नहीं होता। तो अगर आपकी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ऑफ कोर्स आपकी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, आपको और शायद नए पावर स्टेशंस की इतनी जरूरत ना पड़े। अगर अपनी जो अवेलेबल कैपेसिटी आप उसका 100% यूटिलाइजेशन तो करें। अटल जी ने जो किया था, जैसे रोड बनाए उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज, ऐसे जो कॉरिडोर चल रहा है, अगर ये कॉरिडोर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारी रेलवे की जमीनों में कब्जा है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स आप करें। आप सुनिए मेरी बात, सोनिया गांधी ने क्या किया था रायबरेली में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्लीज करने के लिए वहां कोच फैक्ट्री लगवाने का ऐलान कर दिया। तो इस तरह की पॉपुलर पॉलिटिक्स जब तक चलती रहेंगी, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कड़े डिसीजन लेने होंगे। और जिन जमीनों में जो रुकावट है ना कॉरिडोर बनाने की, फ्रेट कॉरिडोर, उनमें सबसे बड़ा है कि लोग कोर्ट में चले जाते हैं जी, हमारे कब्जे हैं, वो कब्जे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं रहते, वो तैयार नहीं है। तो वहां पर हार्ड डिसीजन सरकार को लेना होगा उसके लिए, और जैसे ही फ्रेट कॉरिडोर तैयार होता है तो मुझे लगता है कि अच्छे दिन जरूर वापस आएंगे। यहाँ दुग्गल जी एक चीज मैं और जरूर देखता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने पालीवाल जी, एक चीज मैं जरूर देखता हूँ दुग्गल जी, एफडीआई की हमने बात की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की भी बात की, लेकिन एक बड़ा अच्छा आइडिया यहाँ पर यह भी है कि अगर कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ हम देखें कहीं ना कहीं कि रेलवेज को ब्रेक किया जाए, कॉर्पोरेट्स में ब्रेक किया जाए अलग अलग। जैसे आपका एक और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कंटेनर कॉर्पोरेशन है, आप ही की ट्रेन का रेलवे विभाग का वो हिस्सा है, कंटेनर्स को वो इधर से उधर लेकर के जाता है, और ये एक लिस्टेड कंपनी है और इसको अच्छा पैसा मिलता है डोमेस्टिक और फॉरेन फंडिंग दोनों के थ्रू। और इसके अलावा अगर आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो भी कॉर्पोरेशन है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, आप जानते हैं, लेकिन ये लिस्टेड नहीं है आज भी स्टॉक मार्केट में। और अगर मैं डीएमआरसी की बात करूं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दैट इज आल्सो नॉट लिस्टेड। अगर ये कॉर्पोरेशंस आपकी सरकार इस तरह से बनाती है, और ई श्रीधरन जैसे लोगों को अगर आप ढूंढ के ऐसे टैलेंट को लेकर आते हैं जिसने कोंकण और मेट्रो को कहीं ना कहीं खड़ा किया, एक सक्सेसफुल मॉडल बनाया, तो आई थिंक काफी ज्यादा उम्मीद बन जाएगी ये फंड्स जो क्रंच है आपकी सरकार को उसे पूरा करने के लिए। डेफिनेटली आप ये सोचिए कि मोदी जी जो उनका जो विजन है वो कोई ना कोई बेस लेके जो है वो आधार उसका लेके तभी वो किसी ना किसी बात को कहते हैं और उसको फिर धरातल पर वो उतारते भी हैं जी। तो इसलिए आप बिल्कुल जो उन्होंने कहा है कि अगर एफडीआई का वो कैबिनेट में चर्चा करेंगे और पीपीपी लेकर आएंगे, उससे जो है आपके भारतीय रेल की जो शक्ल सूरत जो है वो बदलने वाली है। नहीं बिल्कुल, अक्सर इससे मेरा, क्योंकि जो स्टडी मेरी यहाँ पर साफ तौर पर कहती है, चिकारा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा
कि अगर एक कॉर्पोरेट्स बना दिए जाएं इस तरह से, तो ऑफ कोर्स उन कॉर्पोरेट्स को बनाकर स्टॉक मार्केट में आप लिस्ट करते हैं, पब्लिक उसमें पार्टनर बनती है, आपके शेयर्स लेती हैं, रेलवे को उससे पैसा मिलता है। शादीलाल जी, सीधा इकोनॉमी है, इसमें कोई लंबे चौड़े घुमा फिरा नहीं, और इसमें कोलिशन पॉलिटिक्स का भी कोई धर्मे की बात नहीं है यहाँ पर, धर्मा की। और इसके अलावा वो पॉपुलर बनाया जाना चाहिए। द वे योर रेलवे मिनिस्ट्री वाज हैंडल्ड इन द लास्ट 10 years बहुत पैथेटिक। और तो उसके अलावा मैं चिकारा जी ये कह रहा था कि उसके बाद अगर आप उसमें से, क्योंकि एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी आप खड़ी कर लेते हैं, पब्लिक में उसको ले आते हैं, अगर आप 20 से 30% भी उसमें से अगर आप ऑफलोड कर देते हैं, प्राइवेट इक्विटी ले आते हैं, यानी कि उसको बेच देते हैं, तो 50 से 60 हजार करोड़ रुपया आपको मात्र उससे मिल सकता है, ये एक स्टडी कहती है। और उसमें फिर मोदी जी अपने ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड नेटवर्क्स हैं वो पूरे कर सकते हैं, उनको ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। और मेरा मानना ये भी है कि जैसे मोदी सरकार ने ये बजट दिया है, एक उनकी प्लानिंग है फॉर नेक्स्ट 5 years जी, तो होल हार्टेडली उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उस पे लाइन पे बने रहना चाहिए स्ट्रिक्टली। मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ डिसीजन बहुत जल्दी चेंज होते हैं, बिल्कुल कि डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, तो ये ना करके अगर कुछ करना है तो फर्मली उस पे आपको रहना पड़ेगा जी, बिल्कुल। और इस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे। और ये हमने लिए और इम्प्लीमेंट किए तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी बहुत ही फास्ट ग्रो करेगी। ये मेजर रेलवे है, कितना बड़ा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है। One idea should be much better. Like अगर रेलवे को एक PSU बना दिया जाए, like आपने जो भी इश्यू उठाया, और उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, तो मुझे लगता है कि हमें जो रिजल्ट है वो रिवोल्यूशनरी मिलेगा। शर्मा जी, रेलवे पब्लिक सेक्टर यूनिट तो है, फुल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट्स अ फुल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, But it is not functioning as a PSU. बट इट कांट ना, बिकॉज इतने ज्यादा इस व्हील में स्पोक्स हैं, कहीं ना कहीं इसको मिल्च जिस तरह से किया गया है पॉलिटिकली। लेकिन शादीलाल बत्रा जी, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ एक और उठता है कि आखिर इस रेलवे बजट की जरूरत ही क्या है? रेलवे बजट की जरूरत क्या है, मैंने यही बात किया ना, हम आज डिस्कशन कर रहे थे रेलवे बजट पर जी, रेलवे बजट पर ये विजुअल थिंकिंग है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उनकी प्लानिंग क्या है, वो कितने सच्चे हैं, ऐसी प्लानिंग करें, बहुत अच्छा, आई वेलकम इट। लेकिन चक्कर क्या है कि फंड रेजिंग करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, FDI का एक या पीपी मोड का। वो तो कहते हैं कि आपकी सरकार खजाने खाली छोड़कर गई। मैं कहता हूं जो सरकार चली गई उसको बार बार बात करके उसको कोई फायदा नहीं, तो वो अगर सरकार ठीक रहती तो जाती क्यों? लेकिन हम अब क्या उसी रास्ते पे चलेंगे या उसे इंप्रूव करेंगे? मेरा मानना ये है, जो वोटर जो है दे आर सुप्रीम जी, वर्डिक्ट ऑफ द वोटर, वी मस्ट वोट टू दैट। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बजट आपने कहा क्यों बनाए जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए रिसोर्सेज को शॉर्ट टर्म में डाइवर्ट करना होता है। और उन्होंने जब ये दिया है कि एक्सपेंडिचर करने वाले हैं तो रिसोर्सेज का भी प्लान किया है। नहीं, वो बात आपने ठीक कही, लेकिन इसको मैं शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। शादीलाल जी कि जो पीपी मोड पे है जो कर रहे हैं, तो कितने फंड चाहिए, वो कैसे करेंगे, सुनिए, या FDI कितनी चाहिए, हमको सब पता लगे। Then certainly we can discuss। आप ये देखिए रेलवे कितना बड़ा एक हमारे पास लोगों का जरिया है। लाखों लोग, 2 करोड़ 30 लाख लोग रोजाना ट्रेवल करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल सा लॉजिक देता हूं कि रेलवे बजट क्यों नहीं होना चाहिए आखिर इसको, क्योंकि ये जो जनरल बजट आपका आता है, इट्स हाई टाइम कि दिस इज मेड अ पार्ट ऑफ द बजट। और अगर आपको कोई सब्सिडी देनी है, चाहे फ्रेट या पैसेंजर सेक्शन में, उसको आप बजटरी एलोकेशन में लेकर के चलें, क्योंकि एक्चुअली 1924 में पहली बार रेलवे बजट अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था, और उसके उस टाइम स्थिति और थी। जो अंग्रेजों का रेवेन्यू पूरे देश से आता था और जो रेलवे से रेवेन्यू आता था वो कहीं ना कहीं बराबर था, इसीलिए अलग से रेलवे बजट को अहमियत दी गई। 1950 और 51 के मैं आंकड़े पर देखूं तो रेलवे से रेवेन्यू था 232 करोड़ और पूरे भारत सरकार का रेवेन्यू 347 करोड़, तो दे आर ऑलमोस्ट एज पार। इसीलिए उसी लेगेसी को हम आज तक खींचते चले आ रहे हैं। और अगर आप, मैं इंटरिम बजट की बात करूं, जो यूपीए सरकार ने आंकड़े रखे थे 2014-15 के, उसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू है 11.67 लाख करोड़ ऑफ रुपीज, 11.67 लाख करोड़ रुपए, और रेलवे रेवेन्यू क्या है 1.65 लाख करोड़ रुपीस। तो अब बिल्कुल ही कहीं ना कहीं मापदंड बदल गए हैं, सीन बदल गया है। इसको जनरल बजट में अगर इंक्लूड किया जाए तो बहुत सी हैरेसमेंट, बहुत से रिसोर्सेज और बहुत से सोर्सेज और बहुत से खर्चों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, और एक स्कीम ऑफ बिगर थिंग्स में बनकर इसको जो भी सब्सिडी देनी है दी जा सकती है। क्योंकि एक और चीज यहां पे आप देखेगा, अगर मैं बीपीसीएल की बात करूं, 2.4 लाख करोड़ का इनका रेवेन्यू है, ये
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो 4.72 लाख करोड़, तो और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें 2.25, वो भी रेलवे से ऑलमोस्ट डबल आ जाते हैं कुछ। तो यहाँ पे OIL ट्रिपल लेवल पर है कहीं ना कहीं, तो फिर तो हमें इनके लिए भी अलग से बजट लाने चाहिए शर्मा जी। बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन एक और चीज सोच के चलनी पड़ेगी। हमारा देश जो है वो नकल करने में बहुत आगे रहता है जी। और कहीं ना कहीं वो नकल का परिणाम है कि जैसे आज मैं मानता हूं कि ये आपने जो सुझाव दिया है ये अपने आप में क्रांतिकारी सुझाव है, और अगर इसको मोदी साहब तक पहुंचाया जाए तो शायद वो इस पर सोचने में मजबूर होंगे। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द रेलवेज, ये सबसे बड़ी वजह है। ये सबसे बड़ी वजह, पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन, ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर दिस रेलवे। अगर मैं आपको एक बहुत मेन इश्यू पे बात कराना चाहता था कि इतने सारे लोग आते हैं, अगर इसको प्रॉपरली हम लोग यूटिलाइज करें, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला के, आई मीन टू से ऑल्टरनेटिव मेजर्स यहां पे लिए जाएं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट का कहा, वो तो एक रादर एक्सचेकर पे कहीं ना कहीं बर्डन आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर और सबसे जरूरी कहीं ना कहीं है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवेज का, उसको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इंपोर्टेंस, और ऑफ कोर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, कितने परसेंटेज पर है, खैर आखिर वो रेलवे विभाग और मोदी की मिनिस्ट्रीज डिसाइड करेगी। लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम कि दुनिया की तो नहीं, ऑफ कोर्स एशिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी को, और उसका एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है एक, और इंडियन रेलवेज, उसको उठाने का अब कहीं ना कहीं टाइम आ गया है अगर मोदी को अपने फिस्कल टारगेट्स मीट करने हैं। दैट विल बी ऑल फॉर टुनाइट पीपल, वी विल बी सीइंग यू अगेन टुमारो ऑन इश्यू टुनाइट एट 9। गुड नाइट एंड बाय बाय।